हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी विस्टास बुक्स में से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। बहुत सिंपल नाम है, बचपन की यादें। दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय टू डिफरेंट ऑथर्स। और ये जो आपका लेसन है, ये दो अलग अलग ऑथर्स ने लिखा है। वन इज रिटन बाय जितकला सा एंड द सेकेंड पार्ट इज रिटन बाय बामा। राइट। तो जितकला सा एंड बामा, इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, हम लोग जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, ये इसकी थीम की बात करते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। राइट। ये दो चीजों की बात करता है आपका लेसन, जो आपको कीवर्ड है, जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये कीवर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं बहुत इफेक्टिव होंगे। नंबर वन, दैट इज द कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस, राइट। कल्चरल डिफरेंसेस की बातें करता है ये लेसन। और दूसरी जो थीम है, दैट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, राइट, छुआछूत। तो इन दो चीजों की ये बातें करता है जो इस लेसन की थीम है। राइट। कल्चरल डिफरेंसेस एंड अनटचेबिलिटी। यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस की बात करें तो हर तरह के अलग, किसी एक कल्चर में कोई एक चीज को बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि दूसरे कल्चर वाले उसी चीज को जो है बहुत अच्छा नहीं मानते। तो इस तरह से हर कल्चर में कुछ अपने अपने डिफरेंसेस होते हैं। और लोग कहते हैं ये जो डिफरेंसेस है यही ब्यूटी है, जो डाइवर्सिटी है यही ब्यूटी है। राइट। सोचिए सारे फ्लावर्स एक ही जैसे हो जाए और सारे एक ही कलर के हो जाए तो क्या होगा? तो डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इस तरह से ऑथर बात करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की। और दूसरी जो सेकंड पार्ट है, उसमें जो बात होती है वो होती है अनटचेबिलिटी की। तो ये दो वर्ड्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है। राइट। अब थोड़ा पढ़ने से पहले, जैसा कि आपकी बुक में भी है, हम लोग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप फटाफट उसको कर सको। गॉट इट? तो आई होप दिस यूनिट प्रेजेंट ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये जो पूरे जो है, जो दोनों ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कोई कहानी नहीं है, बल्कि उनके खुद के अपने जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है, अपनी जो है आत्मकथा लिखी है। दो चीज आपने पहले पढ़ी है, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब कोई भी व्यक्ति, बायो यानी लाइफ और ग्राफ यानी लिखना, किसी की लाइफ के ऊपर कोई लिखता है तो बायोग्राफी कहलाती है। लेकिन व्यक्ति जब खुद अपनी लाइफ के ऊपर लिखता है तो दैट इज नॉन एज ऑटोबायोग्राफी। इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गॉट इट? इट इज दिस यूनिट प्रेजेंट ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू विमेन, दो फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड कहते हैं जो लोग हाशिए पे चले जाते हैं। मान लो ये मेन स्ट्रीम है, इस मेन स्ट्रीम में से लोग अलग थलग पड़ जाते हैं, मुख्य धारा से जो लोग अलग हो जाते हैं, वजह कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल। पैसे की वजह से, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, जो मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा, जो मेन जो लोग होते हैं, उनसे कुछ लोग जो है अलग थलग पड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको कहा जाता है मार्जिनलाइज। तो ये दो महिलाओं की कहानी है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी यानी मार्जिनलाइज समाज से आती हैं, who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। वो क्या करती हैं? वो अपने बचपन में देखती हैं और अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो किसके साथ? मेन स्ट्रीम, जो मुख्य लोग होते हैं किसी देश में, किसी समाज में, जो मुख्य लोग होते हैं उनके साथ, और जो हाशिए पे अलग थलग पड़े हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को देखती है। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन। अमेरिकन इंडियन वुमन, राइट, जो अमेरिकन है बट बेसिकली इंडियन। अमेरिकन इंडियन वुमन बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरीज में, यानी कि लगभग जो लेट 19 आपका कहलाता है ना, दैट इज लाइक लेट 19th सेंचुरी में जो है वो का अपना बताते हैं, लेट 19th century, right, this period, right? So, and the second is by contemporary Tamil Dalit writer। contemporary यानी सेम टाइम। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उसी टाइम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समकालीन। जो कि दूसरी कौन है? कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर है। दलित जो बैकवर्ड जो है, दलित राइटर है।
Gertrude Siemens, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in time when severe prejudice prevailed. तो कहते हैं कि ये जो है वो Gertrude Siemens है, born in 1876, was an extraordinary talented, जो कि एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन, जो बेसिकली कहाँ की है, अमेरिका की है, हु स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और ट्रायम्फ किया यानी विजय हासिल की। एंड ए टाइम व्हेन सीवियर प्रिजुडिस प्रिवेल्ड टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमन। और प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, पहले से किसी के बारे में कोई राय बना लेना कि ये तो ऐसा है वैसा है, बिना किसी को जाने पहचाने, बिना परखे हम पहले से जो राय बना लेते हैं ना, उसे हम कहते हैं हिंदी में पूर्वाग्रह, और इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिजुडिस। तो पहले से ये पूर्वाग्रह बना हुआ था, राइट, अबाउट अमेरिकन कल्चर एंड वुमन। एज राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जितकला सा, और इन्होंने अपने इस पूरे नाम को जो है, राइट, गेर्ट्रूड सीमन बॉनिन को इन्होंने क्या नाम से लिखा है, जितकला सा। And in 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School. Her works criticized dogmas and her life as a Native American woman was dedicated against the evils of oppression. और डॉगमाज, जो पहले से कुछ मान्यताएं या बना रखे हैं, उन मान्यताओं के खिलाफ, राइट, रूढ़िवादिता के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज उठाई। एंड नेटिव अमेरिकन वुमन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशंस, और जो अत्याचार है उसके खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज उठाई। दैट इज अबाउट जितकला सा। अब हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं दूसरे ऑथर के बारे में, जो जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तब इनके बारे में जानेंगे, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट मामा, राइट। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, राइट, मेरे लंबे बालों का काटा जाना, दैट इज द टाइटल। ये एक टाइटल जो है इन्होंने जितकला सा ने रखा है। चलो इस लेसन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं व्हाई शी हैज गिवन दिस टाइटल, इन्होंने ये टाइटल क्यों दिया है, राइट, व्हाई शी हैज गिवन दिस टाइटल, हम लोग पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज ए बिटर कोल्ड वन। तो कहते हैं कि जो एप्पल्स, लैंड ऑफ एप्पल्स, वहां की जो है ना, वो पहला दिन बहुत ही बिटर, बहुत ज्यादा काटने वाली, यानी बहुत ज्यादा ठंड थी। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर, पूरी बर्फ ने जो है क्या कर रखा था, पेड़ों को और ग्राउंड को ढक रखा था। एंड ट्रीज वर बेयर, और पेड़ बिल्कुल क्या थे, खाली थे पत्तियों से। A large bell rang for breakfast, और एक बड़ी सी घंटी बजती है, लार्ज, लंबी बजती है, किसके लिए, फॉर ब्रेकफास्ट। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द belfry overhead and into our sensitive ears, और वो बहुत ही ज्यादा क्रैशिंग, कर्कश आवाज थी, कानों में चुभ रही थी। The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. Annoying कहते हैं कि किसी चीज को लेके आप जब झुंझलाहट पैदा करता है ना, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, तो उसे हम कहते हैं annoying। तो जो annoying clatter of shoes, पैरों के जो जूतों की जो आवाज थी, क्लेटर थी, on bare floors, खाली फर्श पे, वो भी इस बात को और यानी इस कर्कशता को और बढ़ा रही थी, यानी और ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. और कहते the constant clash of harsh noises, तरह तरह की harsh तीखी आवाज आ रही थी, with an undercurrent of many voices, और तरह तरह की अलग तरह की आवाजें भी जो क्या कर रही थी, मिल रही थी। and murmuring an unknown tongue, बड़बड़ाहट, कोई एक ऐसी टंग यानी ऐसी किसी की आवाज जो वो जानते नहीं थे, उनकी तरह की जो है कर रही थी। मेड ए bedlam with in which I was securely tied, और जिसमें पूरी तरह से मैं जो है बंधी हुई थी। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless, और जो मेरी स्पिरिट थी यानी मेरा मूड जो था, वो क्या कर रहा था, was struggling for its lost freedom। वो कोई हॉस्टल या कोई उसमें आए हैं और वो वहां की जो देख के कहते मेरा फ्रीडम जो है वो खत्म हो चुका, मेरी आजादी खत्म हो चुकी है। ऑल वाज यूजलेस, सब कुछ बेकार था। ए पेल फेस वुमन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, और कहते एक पीले चेहरे वाली विथ वाइट हेयर, कोई एक महिला जो होती है वो आती है। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और मार्चिंग यानी कि हम लोग गर्ल्स जो है वो बता रहे हैं
कि मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, हम डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे. दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस. और वो जो लड़कियां थी वो कौन थी? इंडियंस थी. एंड इन स्टिफ शूज, बड़े ही स्टिफ शूज में, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और बहुत ही चिपटी हुई क्लोज टाइट जो है ड्रेसेस पहन रखी थी उन लोगों ने. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल हेयर. और जो छोटी लड़कियां थी ना, उन्होंने क्या करा? स्लीव्ड एप्रन्स. एप्रन्स जो होते हैं ना, डॉक्टर्स पहनते हैं अपनी शर्ट के ऊपर, या लैब में आप लोग जाते हो प्रैक्टिकल करने के लिए, तो जो हाफ स्लीव्स की या फुल स्लीव्स के शर्ट के ऊपर जो पहना जाता है, दैट इज नोन एज एप्रन. तो उन्होंने क्या पहन रखा था? द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स. राइट, उन्होंने स्लीव्ड एप्रन्स पहन रखे थे. एंड एज आई वॉक्ड noiselessly in my of soft moccasins, I felt like sinking to the floor. और वो कहती है as I walked noiselessly in my soft moccasins, जो चमड़ी की जो जूतियां, मोजड़ी जिसे आप कहते हैं, वो पहन रखी थी. I felt like sinking to the floor. और मुझे लग रहा था जैसे कि मैं sinking into the floor, फ्लोर के अंदर जो है डूब जाऊंगी. Sinking into the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. क्योंकि मेरी जो ब्लैंकेट थी मेरे शोल्डर से, उसको स्ट्रिप कर लिया गया था, ले लिया गया था, हटा दिया गया था. I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. I looked hard at the Indian girls. और मैंने, वो ऑथर बता रही है कि मैंने जब इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed. मतलब उन्होंने उसका ऐसा लगता था कि वो केयर ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो बहुत ही इमोडेस्टली ड्रेस पहन रखी थी. देन आई, मुझसे भी ज्यादा. इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स व्हाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर. और कहते हैं देयर टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, उन्होंने बहुत ही टाइटली फिटिंग ड्रेसेस पहन रखी थी इंडियन गर्ल्स ने. और कहते हैं व्हाइल वी मार्च्ड इनटू द बॉयज एंटर्ड एन अपोजिट डोर. जैसे हम लोग डाइनिंग रूम में अंदर जा रहे थे, दूसरे दरवाजे से लड़के जो है वो लाइन बना के आ रहे थे. I watched for the 3 young braves who came in our party. I spied them in the rear ranks, looking as uncomfortable as I felt. A small bell was tapped, and each of the people drew a chair from under the table. और उसके बाद जो क्या होता है, एक फिर घंटी बजती है, स्मॉल बेल. पहले तो लार्ज बजी थी, अब छोटी सी घंटी बजती है, स्मॉल बजती है. और क्या होता है? A small bell was tapped, and each of pupils कहते हैं स्टूडेंट कोई, स्टूडेंट. each of student drew a chair from under the table, supposing this act mean they were to be seated. यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो अब इस पे बैठेंगे. I pulled out mine and at once slipped into it from one side. और कहते हैं कि मैंने अपनी चेयर को खींचा और मैं उस पे बैठ गई. But when I turned my head, I saw that I was the only one seated. और जब मैंने देखा आसपास तो मुझे लगा मैं तो सिर्फ मैं ही बैठी थी. ऑथर कह रही सिर्फ मैं ही बैठी थी और कोई नहीं बैठा. सब लोग चेयर बेल बजी, चेयर को खींच लिया, लेकिन कोई, मैं बैठ गई थी. ऑथर बता रही है और कोई नहीं बैठा था. एंड ऑल द रेस्ट इट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग. लेकिन बाकी सब के सब जो जितने भी वहां लोग थे, बॉयज गर्ल्स, वो सब लोग क्या थे? खड़े के खड़े थे. उन्होंने चेयर पे बैठना शुरू नहीं किया था. जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. All were seated at last, and I had to crawl back into my chair again. और फिर बेल बजी तो अब सब लोग अपनी चेयर पे बैठे, और वो भी कहा मैं भी बैठी रही. कितना सब मैकेनिकल हो रहा था, यानी कि एक बेल पे जाना, दूसरे बेल पे चेयर को खींचना, बैठना नहीं है, फिर अगली बेल बजेगी तब बैठना है. इट वॉज ऑल मैकेनिकल. और ये जो ऑथर है जित क्लासा, उनके लिए फर्स्ट डे था तो उनको ये सारा अजीब लग रहा था. आई हर्ड ए मैन्स वॉइस एट वंस एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम. और तभी मुझे एक आदमी, मैन की आवाज सुनाई दी और मैंने उसको देखने की कोशिश की कहां से आवाज आ रही है. बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स. एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, आई कॉट द आईज ऑफ ए पेल फेस वुमन अपॉन मी. लेकिन कोई उधर उधर नहीं देख रहा था. मैंने देखा और कुछ देर बाद मैंने देखा जो पेल फेस वाली जो महिला है, लेडी है, वो मेरी तरफ देखे जा रही थी. इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आईज, वंडरिंग व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन. और पता नहीं मुझे को बड़ा अजीब लगा कि मुझे क्यों घूरे जा रही है, ये मुझे क्यों देखे जा रही है. द मैन सीज्ड हिज
muttering, and then a third bell was tapped. और जो आदमी बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था, वो भी चुप हो गया और अब थर्ड बेल, अगली बेल बजती है. Everyone picked up his knife and fork and began eating. और सबने अपने अपनी चम्मच, अपने फोक उठाए और खाना शुरू किया. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. बोले मुझे बड़ा ही रोना आ रहा था कि पता नहीं क्या क्या घंटी बज रही, क्या क्या करना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. पता नहीं फोक के लिए, मुंह में डालने के लिए भी अब अलग घंटी बजेगी, चबाने के लिए अलग घंटी बजेगी. राइट. तो बड़ा ही रोना आ रहा था ऑथर को कि ऐसा सब क्या हो रहा है. By this, eating by formula was not the hardest trial in the first day. और ये जो कह रही है ना, ये जो फॉर्मूला वाइज खाना, एक जब घंटे पे ये करना, दूसरे पे ये करना, इट इज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल. कहते ये सबसे मुश्किल काम नहीं था, इससे मुश्किल काम तो अभी होने जा रहा है. Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning. Judwin knew a few words of English. तो मेरी जो फ्रेंड, वो बता रही कि कौन है दूसरी उनकी फ्रेंड जो वहां पे थी, जुडविन. तो जुडविन कह रही है मुझे एक टेरिबल वार्निंग, उसने एक वार्निंग दी क्योंकि वो थोड़ा इंग्लिश जानती थी, ऑफ इंग्लिश. एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर. और कल ओवर हियरिंग यानी कान में कोई बात पड़ जाना. आप जा रहे हो कहीं से और कान में पड़ गया, एक तो आपको तो ओवर हियरिंग, या जानबूझ के आप सुनते हो कान लगा के, तो उसे हम कहते हैं ओवर हियरिंग. तो कहते कि मैंने सुना कि वो सॉरी जो पेल फेस वुमेन है वो हमारे बालों को काटने की बात कर रही है, जो बहुत लंबे लंबे हैवी सिल्की बाल थे ना, बोले इनको काटने के लिए वो कर रही है. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. तो कहती है हमारी मम्मी तो कहती है कि बाल तो उनके काटे जाते हैं, किनके काटे जाते हैं, जो कि अनस्किल्ड, नो सीखे, या जो जिनमें निपुणता नहीं होती, जो अच्छे स्किल्ड नहीं होते, जो अच्छे लड़ाकू नहीं होते, उनके काटे जाते हैं. अच्छे जो योद्धा नहीं होते उनके काटे जाते हैं. हु वर कैप्चर, जो कि पकड़े जाते हैं दुश्मनों द्वारा. जो अच्छा स्किल्ड होगा वो तो नहीं पकड़ा जाएगा, जो अनस्किल्ड होगा उसको कौन पकड़ लेंगे, उनको एनिमीज पकड़ लेंगे. और कहते हैं ये तो शिंगल यानी कट करना, छोटे करना. तो कहते हमारी मम्मी तो वही कहती है कि बाल तो उनके काटे जाते हैं जिनको दुश्मन पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, फिर उनके बाल एज ए पनिशमेंट और एम्बेरसमेंट के लिए उनके बाल काटे जाते हैं. नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट. तो ऑथर कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कटवाऊंगी बाल. आई विल स्ट्रगल, मैं हार नहीं मानूंगी. आई विल नॉट सबमिट, राइट, आई विल नॉट सबमिट बट आई विल स्ट्रगल फर्स्ट. पहले मैं पूरा स्ट्रगल करूंगी अपने बालों को बचाने के लिए. आंसर, आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड. और जैसी मेरी बारी आती है, मेरा चांस आता है, तो मैं क्या होती हूँ, ऑथर कह रही है मैं गायब हो जाती हूँ. I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. और कहती कि मैं जो है बिल्कुल शांति की स्क्वीकिंग, चूं चूं की आवाज निकलती है ना कई जूतों में आपके, तो चूं चूं की या किसी भी तरह की आवाज निकलती है, उनसे बड़ा ही ध्यान से जो है क्या करती है, I could in my squeaking shoes, my moccasins had been exchanged for shoes along the hall. और मेरे जो कहते हैं ना, मेरी जो मोजड़ी जो मोकेसिन्स होती है उनकी जगह क्या उनको शूज में चेंज कर दिया गया था. Along the hall, I passed without knowing whither I was going. और कहती है मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं वहां से खिसक ली, वहां से बच के निकल गई. Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. और कहती है टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, एक दरवाजे से जब जाती है तो देखती है कि एक बड़ा सा रूम मिलता है. देयर व्हाइट बेड्स इन इट. इसके अंदर क्या होता, शी फाउंड 3 व्हाइट बेड्स. जैसे हॉस्टल में होते हैं ना, 1 बेड 2 बेड 3 बेड कमरों के आपके रूममेट्स होते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि 3 बेड लगे हुए थे, बड़ा सा कमरा था. द विंडोज वर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टेन्स. और जो विंडोज थी ना उस रूम की, वो उस पर डार्क ग्रीन कर्टेन्स लगी हुई थी, यानी कर्टेन्स थी. विच मेड द रूम वेरी डिम. डिम का मतलब होता है बहुत कम रोशनी आना, बहुत कम लाइट आना. आपको पता है डिम है लाइट, तो बहुत कम लाइट आना. तो वहां पे मंदिम था, मंदिम हल्की हल्की रोशनी थी, मतलब बहुत तेज नहीं थी. थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर. और बोलती है चलो अच्छा है, मालिक का शुक्र है, थैंक गॉड कोई वहां नहीं था. आई डिरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर farthest from the door. On my hands and knees I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. और क्रॉल यानी मैं रेंग के जो है ना, बिल्कुल रेंग के नीचे, बेड के नीचे जाके ऑथर छिप जाती है
एंड इन द डार्क कॉर्नर माई सेल्फ हडल्ड, अपने आप को समेट लेती है, पूरा छिपा लेती है, कहां पर? इन ए डार्क कॉर्नर. फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई peered आउट, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. From my hiding place, और जो मेरे छुपने की जगह है ना, I peered यानी झांक के आप देखते हो या गौर से देखते हो. I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. और जैसे मुझे पैरों की आवाज आती तो मैं थोड़ा सा देखती. Though in the hall loud voices were calling my name and I knew that even Judwin was searching for me. और कहती हॉल में मेरा नाम पुकारा जा रहा था, जैसे नंबर आ रहे हैं ना कट शिंगल करने के लिए, बाल काटने के लिए, तो मेरा नाम पुकारा जा रहा था, ऑथर कह रही है. और मुझे पता है कि जुडविन जो थी वो भी मेरे को ढूंढ रही होगी, उनके साथ होगी. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा. Then the steps were quickened and the voice became excited. और steps were quickened, और पैरों की जो आवाज थी अब वो तेज होने लगी थी. And voices become excited. The sounds came nearer and nearer. और ऐसा लग रहा था आवाज पास पास आ रही, यानी कोई हमारे रूम की तरफ, मेरे रूम की तरफ कोई पास में आ रहा है. Women and girls entered the room. और कहते हैं कि women and girl, बहुत सारी जो women and girls entered the room, और उस कमरे के अंदर बहुत सारी जो है women and girls जो है रूम के अंदर आ गई. I held my breath and watched them open closet door and peep behind large trunks. I held my breath. Hold की सेकंड फॉर्म है held. तो बोले मैंने अपने सांस को रोक लिया, जैसे आवाज ना हो, बिल्कुल किसी को पता भी ना चले, ऐसा हम लोग करते हैं ना, सांस को भी बिल्कुल रोक लिया. And watched them open closet the doors and peep behind large trunks. और वो जो क्लोजेट्स को, अलमीराज वगैरह को खोल खोल के यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ रहे थे. एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और बड़ी बड़ी जो ट्रंक्स थी, पेटिया या बक्सेज होते हैं, उनके पीछे भी पीप यानी झांक झांक के देख रहे थे कि कहीं मैं यहीं तो ना छुपी हूं, ऐसा ऑथर कह रही थी. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. और किसी ने कर्टन को खींच दिया और पूरे कमरे में रोशनी आ गई. जो पहले रोशनी डिम थी ना, अब पूरा कमरे में खूब रोशनी हो गई. What caused them to stoop and look under the bed? I do not know. What caused them to stoop? Stoop यानी झुकना. पता नहीं कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो झुके और उन्होंने बेड के नीचे सर्च किया. Under the bed, I do not know. मुझे नहीं पता. I remember being dragged out. Right? तो कहते मुझे याद है. I remember being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly. हालांकि मैंने बहुत विरोध किया. रेसिस्ट यानी विरोध किया, अपने पैरों को मार के, ऐसे मारते ना बच्चे पैरों को, नहीं जाएंगे नहीं. भाई स्कूल ले जाते हैं कई बच्चों को जबरदस्ती, जब शुरू में तो कैसे अपने पैरों को मारते हैं, स्क्रैच करते हैं, पकड़ लेते हैं कपड़े, तो वैसे ही वो कर रही थी बिल्कुल बच्चों की तरह. राइट? तो कह रही है रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, बुरी तरह से. इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर एंड टाइड फास्ट इन चेयर. और कहते कि मुझे नीचे घसीट के ले जाया गया, कैरी जबरदस्ती ले जाया गया, एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और एक चेयर पे मुझे बांध दिया गया. I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. और I cried aloud, बहुत रोई, बोला बहुत तेज में रोई, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. और तब तक बोले बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत क्या, तब तक जब तक कि ठंडी ठंडी जो कैंची की ब्लेड्स है वो जब तक मेरे नेक गर्दन को टच नहीं किया. यानी कि सर्दी में आप देखते हैं हर चीज ठंडी रहती है. राइट? अभी विंटर भी सीजन चल रहा है, आप छूते हो कोई भी चीज तो ठंडा लगता है, वैसी सीजर्स थी वो बिल्कुल गर्म गर्दन हो रही थी ना, उसकी वजह से उस पर जब रखी तो बोले उसके ठंडा महसूस किया. जब तक एंड हर्ड देम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और मेरी एक मोटी सी चोटी को क्या कर लिया गया, काट दिया गया. देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और तब मैंने अपनी स्पिरिट यानी अपना जोश खो दिया. Since the day was taken from my mother, I had suffered extreme. और वो कहती है कि जब से मैं अपनी मम्मी से दूर हुई हूं, मैंने बहुत सहा है, एक सफर किया है, एक्सट्रीम. राइट? इंडिग्निटीज कहते हैं, डिग्निटी होता है आपका सम्मान, आपका मान, और इंडिग्निटीज का उल्टा
असम्मान, बेइज्जती, इंसल्ट, राइट। तो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, बोला जब से मैं मम्मी से दूर हुई हूँ मैंने बहुत सारी अपमान को सहा है। लोग, पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर यानी घूरना, लोग मुझ पे घूरते हैं, स्टेयर करते हैं। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे उछाला जा रहा है, टॉस किया जा रहा है सिक्के की तरह, लाइक ए पपेट, जैसे वुडन पपेट कठपुतली को लोग खेलते हैं वैसे मुझे टॉस किया जा रहा है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगर्ड लाइक ए कावर्ड्स, कहती है अब मेरे जो है ना बड़े बड़े बाल काट दिए गए, किसकी तरह, लाइक कावर्ड्स, लाइक कायर की तरह, कावर्ड यानी कायर, बुजदिल, राइट। तो बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह जैसे मेरे बाल काट दिए गए, क्योंकि जो जितकला सा है उनके कल्चर में ये माना जाता था कि बाल उन्हीं के काटे जाते थे जिनको जो दुश्मन होते हैं वो अगर युद्ध में बंदी बना लेते, कैप्चर कर लेते थे, और उनको एक राइट, एक पनिशमेंट या एक एम्बेरसमेंट की तरह उनको ये शो करने के लिए उनके बाल काट दिए जाते थे, और पता चलता था ये पकड़े हुए कैदी है, ये दूसरे दुश्मन के लोग हैं जिनको पकड़ लिया गया है, राइट। एक वॉरियर को अगर पकड़ लिया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है, जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है वॉरियर के लिए। वॉरियर लड़ता है और वो यही सोचता है कि मैं राइट लड़ूंगा और अपने देश के लिए, अपने राइट अच्छे वैल्यूज के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा, तो उसके शहीद होना उसके लिए फख्र है, उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन अगर उसको पकड़ ले दुश्मन और उसको पकड़ के बंदी बना ले, ये उसके लिए मरने से भी बुरा है, उसे वो अपने आप को कायर मानता है, और वो कायर, तो कहा कि ये तो कावर्ड्स जो है ना उनकी तरह, सिंगल लाइक कावर्ड्स, इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर, और बोले मैं अपने गुस्से में अब मौन कहरा रही थी, किसके लिए, फॉर माई मदर, बट नो वन केम टू कंफर्ट मी, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने मुझे आके सांत्वना, कंसोल नहीं किया, कंफर्ट नहीं दिया, राइट। नो वन केयर्ड, नॉट ए सोल रीजन क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू। नॉट ए सोल, नॉट ए सोल का मतलब होता है नॉट ए पर्सन, यहां पर नॉट ए पर्सन, नॉट ए सिंगल पर्सन, नॉट ए पर्सन, सोल क्या होता है, पर्सन के लिए भी कहा जाता है सोल, तो कहा कि नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति ने भी जो आके मुझे जो है कंफर्ट नहीं किया, रीजन क्वाइटली विद मी, रीजनिंग नहीं की मेरे साथ, मुझे समझाया नहीं, मेरे साथ बात नहीं की उस तरह से जैसी एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसा कि मेरी मम्मी मेरे साथ किया करती थी, मेरे साथ रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ समझाती थी, राइट। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय हर्डर्स, और कहती है अब मैं एक क्या हूं, ओनली ए लिटिल, लाइक was only one of many little animals, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर जो है ना उनकी तरह एक झुंड में हूं, driven by herders सॉरी हर्डर्स जो आपका होता है गडरिया, तो बोले जिस तरह गडरिया है ना अपने जानवरों को कैसे हाँकता है वैसे मैं भी उन जानवरों की तरह हाँकी जा रही हूं, दैट वाज द थिंग, तो दिस इज द थिंग, राइट। तो इस तरह से आप देखते हो कि दिस लेसन इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिफरेंस। देखिए दो बहुत बड़ी बात है, मैं वही शुरू में जो कह रहा था कि कल्चरल डिफरेंसेस की बात करता है दिस पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट आपका, हाँ कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, इट इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस। वहाँ हॉस्टल में, राइट, गर्ल्स हॉस्टल है या उसमें जो है ना एक रूल है कि बाल छोटे होने चाहिए, ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि वहाँ डिसिप्लिन के लिए उनका अपना कल्चर है कि उनको ऐसा करना है। लेकिन इनके यहाँ जितकला साहब के यहाँ ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है, बाल किसी लड़की के काट देना, राइट, या किसी के बाल काटने का मतलब ये माना जाता था कि कायर के, बुजदिल के बाल जब वो पकड़ा जाता है दुश्मनों के द्वारा तब उसके बाल काटे जाते हैं। तो देखिए दो डिफरेंसेस की यहाँ पे टकराव है, राइट, एक डिफरेंस उसको अलग, एक कल्चर जो है उसको अलग चीज़ ले रहा है। ये चीज़ें हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे देशों में होती है। वहाँ पे हम लोग, तो इसलिए वी शुड रेस्पेक्ट एवरीबडीज कल्चर, हम किसी कल्चर को फॉलो करें ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट वी शुड रेस्पेक्ट एवरी कल्चर। हमें हर कल्चर को जो है किसी का भी, आप, वी आर नॉट देयर टू डिसाइड, हम अपने बारे में डिसाइड कर सकते हैं लेकिन दूसरों के बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका कल्चर खराब है, आपका कल्चर खराब है। नो, वी शुड रेस्पेक्ट एवरी कल्चर दो वी बिलीव इट और डोंट, हम चाहे इसे मानते हो या नहीं मानते हो, राइट, ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है, बट वी शुड रेस्पेक्ट एवरी कल्चर। कल्चरल डिफरेंसेस आर देयर इन द वर्ल्ड, इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की जो है एक सुंदरता है। अलग अलग कल्चर, सोचिए आप एक ही तरह के
कलर हो, सब कुछ वाइट वाइट हो, सारे फ्लावर रोज ही रोज, यही रोज बहुत अच्छा है लेकिन सब रोज ही रोज हो, तो आपको कैसा लगेगा? सो डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड। तो इसीलिए कहा जाता है, तो यहाँ ये लेसन टॉक कर रहा है, ये लेसन बात कर रहा है कल्चरल डिफरेंसेस की। तो वी शुड have differences but we should respect everybody's cultures, right? So this is the lesson. I hope आपको लेसन बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, और बहुत आई होप आपको इसको वर्ड टू वर्ड समझ गए होंगे, और आई ऑल्सो होप दैट यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, see you next class, right? See you next time in the next class. Till then, have fun but study.